हम लोग गुप्तोत्तर काल पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? गुप्तोत्तर काल। ये गुप्तोत्तर काल में हम लोगों ने इस काल का जो क्षेत्रीय राज था उनकी चर्चा कर लिया। जो राजपूत राज थे वो चर्चा मैंने कर लिया था। फिर इंपॉर्टेंट जो राज थे, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, इनकी भी चर्चा हम लोगों ने कर लिया था। ये गुप्तोत्तर काल का हम लोग चर्चा कर चुके थे। अब इन राज्यों का प्रशासन कैसा था ये हम लोग थोड़ा सा देख लें। इस काल का प्रशासन कैसा था हम लोग देखेंगे। अब गुप्तोत्तर काल का टॉपिक है हमारा प्रशासन। हमारा टॉपिक क्या है? गुप्तोत्तर काल का प्रशासन। देखिए, इस काल की प्रशासन की सबसे प्रमुख विशेषता थी सामंतवाद। इस काल के प्रशासन की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? सामंतवाद। सामंतवाद ने कहीं ना कहीं जाकर केंद्रीय नियंत्रण को कमजोर किया। केंद्रीय नियंत्रण को कमजोर किया। पहला सामंतवाद का जो दुष्प्रभाव पड़ा वह यह था कि केंद्रीय नियंत्रण को कमजोर किया। इससे कहीं ना कहीं राजा जो है निरंकुश हो गया। राजा निरंकुश हो गया क्योंकि राजा पर कोई कंट्रोल करने वाला कोई ऐसा अथॉरिटी नहीं मिलता है हमें इस काल में। क्योंकि ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि इस काल का जो एक, जैसे मनु जो है वह शताब्दी मतलब 200 बीसी या 200 एडी के आसपास के हैं। उन्होंने कहा कि प्रजा को राजा का बात मानना चाहिए। लेकिन इस काल के गुप्तोत्तर काल के एक इंपॉर्टेंट कानून विज्ञ थे, मेधातिथि, वो कहते हैं कि अगर राजा अन्यायी है तो उसको जनता को अधिकार है कि उसको हटा दे। तो कहीं ना कहीं मनु के विचार में और मेधातिथि के विचार में अंतर है। और वह अंतर इसलिए है कि उस समय का राजा का आदर करना जनता का कर्तव्य था। लेकिन ऐसी राजा में अब बात नहीं रह गई थी। राजा निरंकुश हो गया था। और यह मेधातिथि कहते हैं कि अगर राजा इस तरीके का है तो आप उसको हटा सकते हैं। इसने प्रशासन को भी दुष्प्रभावित किया। इसने क्या किया? प्रशासन को भी दुष्प्रभावित किया। इस सबसे पहले हम लोग सामंतवाद के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो इम्पोर्टेंट चीज है सामंतवाद, वो हम लोग पढ़ेंगे। अगर देखा जाए तो इस समय का जो प्रशासन है वह कुल मिला के गुप्त काल और हर्ष काल की तरह ही है। बहुत ज्यादा इसमें बस यह है कि सामंतवाद जो है यहाँ पर आके प्रबल हो गया। सामंतवाद क्या है ये मैं आपको अभी कुछ देर में बताऊंगा। अब हम लोग आते हैं सामंतवाद पर। अब हम लोग किस पर आते हैं? सामंतवाद पर आते हैं। सामंतवाद, सामंतवाद का अंग्रेजी शब्द है फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म, सामंतवाद का अंग्रेजी शब्द क्या है? फ्यूडलिज्म। एक चीज याद रखिएगा, जब हम भारतीय सामंतवाद पढ़ते हैं तो इसकी तुलना यूरोपीय सामंतवाद से की जाती है। यूरोपीय सामंतवाद से की जाती है। लेकिन यह गलत बात है।
भारतीय सामंतवाद की तुलना यूरोपीय सामंतवाद से नहीं की जानी चाहिए। कारण यह है कि सामंतवाद कोई विश्व व्यवस्था नहीं थी। सामंतवाद कोई विश्व व्यवस्था नहीं थी जो हर जगह यह घटना घटित हुई हो, एक समान एक विशेषता को लेकर। ऐसी सामंतवाद के साथ कोई बात नहीं है। सामंतवाद जैसे यूरोप में देखा जाए तो 500 एडी से लेकर 1500 एडी तक सामंतवाद था यूरोप में। भारत में भी अगर शुरुआत कहा जाए तो 500 एडी गुप्त काल का पतन का ये समय है, और लगभग जो है यहाँ तुर्कों के आगमन से पहले, तुर्क आए हैं 1192 एडी के आगमन के पहले, यहाँ माना जाता है कि सामंतवाद यहाँ भी आपको दिखाई पड़ता है। लेकिन दोनों के विशेषताओं में, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स में अंतर है। देखिए, पहला कोई अगर विश्व व्यवस्था था तो वह आपका पूंजीवाद ही था। सामंतवाद कोई विश्व व्यवस्था नहीं थी, इसलिए यूरोपीय सामंतवाद और भारतीय सामंतवाद में अंतर है। लेकिन पूंजीवाद पहली विश्व व्यवस्था थी, इसलिए पूंजीवाद जो है या यूरोपीय पूंजीवाद हो या अमेरिकन पूंजीवाद हो या भारतीय पूंजीवाद हो, इसने 19वीं और 20वीं शताब्दी के भारतीय किसी भी राजनीतिक इतिहास को प्रभावित किया। लेकिन सामंतवाद के साथ ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से इस बात को आप लोग, मेरे कहने का साफ साफ अर्थ इतना ही है कि पूंजीवाद की तरह सामंतवाद कोई विश्व व्यवस्था नहीं थी, इसलिए इसकी तुलना यूरोपीय सामंतवाद से नहीं की जानी चाहिए। मेरे कहने का सारांश बस इतना ही है। अब क्वेश्चन है कि सामंतवाद है क्या? अब क्वेश्चन है कि सामंतवाद है क्या? सामंत किनको कहा गया? तो यह कुछ लोगों का, चुने हुए लोगों का समूह है, कुछ चुना हुआ लोगों का समूह है। सामंतवाद क्या है? कुछ चुना हुआ लोग का समूह है जो बिना श्रम किए, जो बिना मेहनत किए भूमि से जीविकोपार्जन प्राप्त करते हैं, भूमि से जीविकोपार्जन प्राप्त करते हैं। सामंतवाद 800 से अगर 1200 एडी तक हम इसका एक मोटा मोटी फेज रख सकते हैं। भारत में सामंतवाद कुछ चुना हुआ लोगों का समूह था जो बिना श्रम से भूमि से जीविकोपार्जन प्राप्त करते थे। यह गुप्तोत्तर काल की प्रमुख विशेषता है। 800 से 1200 एडी तक यह भारत में था। बहुत से लोग कहते हैं कि सामंतवाद तो अभी भी है और राजस्थान में बहुत दिनों तक रहा। ये सब सारी चर्चाओं का विषय है, वह एक अलग विषय है। लेकिन मूलतः जो भारत में इतना ही तक था। और सामंतवाद कहा जाता है कि भारत में 1100 एडी तक पूरे भारत में फैल गया था, सिर्फ पंजाब को छोड़ के। पंजाब में सामंतवाद नहीं आया, बाकी सारे जगह भारत में सामंतवाद किसी न किसी रूप में पहुंच गया था। तो आप समझ गए होंगे कि कुछ चुना हुआ लोगों का समूह था जो बिना श्रम किए भूमि से जीविकोपार्जन प्राप्त करते थे। आखिर इसकी शुरुआत कैसे हो गई? तो मैंने आपको बताया था, सातवाहन काल में भूमि अनुदान दिया जाता था, भूमि अनुदान दिया जाता था। और ये भूमि अनुदान, मैंने ये भी बताया था कि कुषाण ने अक्षय नीति अनुदान का शुरुआत किया, अक्षय नीति अनुदान का शुरुआत किया। ये भूमि अनुदान क्रमशः बढ़ते 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 जो है 1200 एडी तक आते आते ये अपनी हर्ष की मृत्यु के बाद ये अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। हर्ष की मृत्यु के बाद ये अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचने लगा। ये कैसे हुआ? ये थोड़ा सा हम लोग प्रोसेस को जान लें। देखिए, सातवाहनों ने या अन्य
लोगों ने, ब्राह्मणों को, अन्य राजाओं ने जैसे कुषाणों ने, ये सब जो है ब्राह्मण या बौद्ध मठ, ये सबको प्रचुर मात्रा में भूमि दान देते थे। प्रचुर मात्रा में ये लोग भूमि दान देते थे। सातवाहनों ने भी दिया, ब्राह्मणों को, कुषाणों ने बौद्ध विहारों को भी भूमि अनुदान दिया। तो ये लोग यहाँ से अपना जो खर्च है, ब्राह्मण को दिया, ये सब जो अपना जो खर्च है वो सिर्फ भूकर का अधिकार दिया, या भू प्रशासन का अधिकार नहीं दिया था। इन लोगों ने प्रशासन का अधिकार नहीं दिया था। लेकिन कम से कम गुप्त काल तक आते आते अब जो है संबंधित क्षेत्र का प्रशासन का भी अधिकार दे दिया गया। प्रशासन का भी अधिकार दे दिया गया। पहले क्या था, सातवाहन काल में या गुप्त काल से पहले भूमि कर ब्राह्मण या बौद्ध मठ वसूलते थे और अपना जीविकोपार्जन करते थे, या अपने बौद्ध मठ को चलाते थे, मंदिर को चलाते थे। गुप्त काल में भी क्रमशः स्थिति यही रही, लेकिन गुप्त काल में धीमे धीमे देखा गया कि प्रशासन का अधिकार जो है इन तत्वों को दे दिया गया। हर्ष ने एक बहुत बड़ा गलती किया कि वेतन जो पहले धन से दिया जाता था, इसने भूमि से देना शुरू कर दिया। और ये जो भूमि से देना शुरू कर दिया तो ये बन गया सामंत। जो हर्ष जो है अपने अधिकारी में आता था। दो प्रकार के अधिकारी होते थे, सैनिक अधिकारी होते थे और प्रशासनिक अधिकारी होते थे। इन लोगों को वेतन के बदले में हर्ष ने भूमि देना शुरू कर दिया, और यही जो है सामंत कहलाए। यही जो है सामंत कहलाए, और यहीं से सामंतवाद शुरू भी हो गया। फिर कोई राजा अन्य को पराजित करता था, मतलब जो पराजित होता था उसको भी सामंत बना लिया गया, उसको भी सामंत बना लिया। जैसे मैंने आपको कहा था कि विग्रह राज चतुर्थ विशलदेव, याद होगा आपको, चौहान वंश के राजा हैं। विग्रह राज चतुर्थ विशलदेव ने जब दिल्ली के शासक अनंगपाल द्वितीय को पराजित किया था, तो उसको भी जो है सामंत, पराजित होने के बाद विग्रह राज ने अपना सामंत बनाया। सामंत का अर्थ हुआ अधीनस्थ, उसका अधीनस्थ, है ना। या किसी क्षेत्र का सरदार होता था, कबायली सरदार होता था, उसको भी इन लोगों ने सामंत बनाया। आप लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि ये आखिर सामंतवाद है क्या। अब जो है संबंधित क्षेत्र का संपूर्ण प्रशासन का, और पहले क्या था कि भू पर कर वसूलने का अधिकार था, अब संपूर्ण प्रशासन का अधिकार भी दे दिया गया। संपूर्ण प्रशासन का भी अधिकार दे दिया गया। अब आप कर वसूलिए, प्रशासन देखिए, जरूरत पड़ने पर सेना से भी मदद अपना इन लोग आर्मी भी रखने लगे, सामंत जो है आर्मी भी रखने लगे। तो इससे क्या हुआ कि केंद्रीय प्रशासन कमजोर होना शुरू हो गया, क्योंकि अब अधीनस्थ जो राजा के अधीनस्थ होते थे वो भी जो है कहीं ना कहीं आर्मी रखने लगे थे। जो बड़े सामंत होते थे उनको महामंडलेश्वर कहा गया या महासामंत कहा गया। जो छोटे थे उनको सामंत कहा गया, राजा कहा गया, राणा कहा गया, रनका कहा गया, ठाकुर कहा गया, भोक्ता कहा गया। ये सब जो है इनको कहा गया। छोटे छोटे जो होते थे उनको सामंत, राजा, राणा, रनका, ठाकुर, भोक्ता, ये सब जो है इनको कहा गया। देखिए, पहले राज्य का 3 चीजों पर पूर्ण नियंत्रण होता था। किस किस पर पूर्ण नियंत्रण होता था? फुल्ली कंट्रोल होता था राज्य का। न्याय पर होता था, खान पर होता था और नमक का होता था। लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं रह गई। अब अधीनस्थ सरदार के पास भी ये चीज, ये कंट्रोल आ गया। राजा का जो ये नैसर्गिक अधिकार था न्याय पर, खनन पर, नमक पर,
अब वो गुप्तोत्तर काल में आकर ऐसी कोई बात नहीं रह गई। अब इसका ट्रांसफर जो है अधीनस्थ सरदार को भी होने लगा। तो यही है आपका सामंतवाद। और ये यूरोपीय सामंतवाद से इस अर्थ में भिन्न था कि इसमें आर्थिक अनुबंध का आग्रह उतना नहीं था। आर्थिक अनुबंध का उतना आग्रह नहीं था। आर्थिक अनुबंध का अर्थ हुआ कि जो किसान थे और राजा के बीच बिचौलिया तो होता था, बिचौलिया जो सामंत होता था ये तो सही है, लेकिन यह नहीं था कि इनका जो किसान का जो स्थिति था बहुत कुछ यूरोपीय किसान से की तरह था, ऐसी कोई बात नहीं है, इनसे भिन्न था। इसलिए ये यूरोपीय सामंतवाद यहाँ पर इसकी तुलना नहीं करनी चाहिए। ये जो यूरोपीय सामंतवाद में आर्थिक अनुबंध का आग्रह ज़्यादा है वो ऐसा यहाँ पर हमें दिखलाई नहीं पड़ता है। इन सामंतों से उम्मीद किया जाता था कि वह आंतरिक कानून व्यवस्था बना के रखे, सेना, उसके बाद राजस्व का एक हिस्सा जो है राजा को पहुंचाए, संपूर्ण प्रशासन देखे, संपूर्ण राजस्व का भार इनको दे दिया गया। सेना जो है अगर राजा को सेना की आवश्यकता हो तो सेना ये दे। तो यही है आपका सामंतवाद जो गुप्तोत्तर काल के प्रमुख विशेषता था। और जब तुर्की आक्रमण होगा और वह जो एक नई व्यवस्था लेके आएगा एकता प्रथा, तो ये सामंतवाद को यह कमजोर करेगा। लेकिन सामंतवाद का जो सामाजिक आग्रह है वो बहुत दिनों तक आप कह सकते हैं कि टिल आज भी भारत में बना हुआ है। उसका जो मैं कह रहा हूँ सामाजिक आग्रह, सामंतवाद का जो सामाजिक आग्रह है, क्योंकि सामंतवाद में क्या हो गया, जो सबसे ऊपर जैसे राजा है और सामंत है, तो राजा हो गया मालिक और सामंत हो गया दास। अब इनके बीच में मालिक और दास का संबंध है, या मालिक या सेवक का संबंध है, जो कहिए। दास अगर नहीं कहिएगा तो सेवक का संबंध है। अब ये सामंत जो है और उस क्षेत्र के जो है किसान है, तो अब इस किसान के लिए हो गए ये मालिक और किसान हो गए उनके सेवक। तो ये जो इससे जो एक सामाजिक ऑर्डर क्रिएट हुआ वह टिल आज भी बना हुआ है। मतलब कुछ लोग आज भी समाज में प्रभावी हैं, वह कहीं ना कहीं सामंतवाद के कारण ही जो है एक मानसिक समाज में जो अंतर बना दिया गया। खैर यह मुख्य परीक्षा का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम वहाँ उसको देखेंगे। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से यह इतना ही, एक सामंतवाद का एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए जो मैंने आपको दे दिया। आज का वीडियो इतना ही, फिर हम लोग गुप्तोत्तर काल का अर्थव्यवस्था, समाज, धर्म ये सब पढ़ेंगे। धन्यवाद।